हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल में टारगेट पे। तो फ्रेंड्स, एक बार फिर से हम लोग लेके आए क्लास 10 एग्जाम 2021 के लिए विज्ञान का मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का पार्ट 5 को लेके। अगर आप भी 2021 में मैट्रिक के बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं तो हमारे द्वारा बनाए गए सभी विज्ञान के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देख लीजिए। अगर आप सभी वीडियोज को बारी बारी से देख लेते हैं तो आपके मैट्रिक के बोर्ड परीक्षा में आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं छूट सकता है। और जितने इस वीडियो में जितने भी प्रश्न को सिलेक्टेड किए हैं सारे के सारे प्रश्न पूर्णतः एनसीईआरटी है और आपके प्रीवियस ईयर में बार बार पूछे गए हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप वीडियो को थोड़ा भी स्किप ना करना क्योंकि आपके आने वाले मैट्रिक के बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों, जल्दी से आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप उससे पहले हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करना। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे पहला प्रश्न क्या है कि श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग किसी प्रिज्म से होकर गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है। यानी कि श्वेत प्रकाश को जब प्रिज्म से गुजारा जाता है तो गुजरने के पश्चात लाल रंग का विचलन यानी कि जिसको झुकाव कहते हैं सबसे कम होता है तथा बैंगनी रंग का विचलन सबसे अधिक होता है। तो यहाँ पे सबसे कम पूछा गया है तो लाल रंग हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा लाल। अब आइए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिए कि निकट दृष्टि को किस लेंस के उपयोग द्वारा संशोधित किया जा सकता है। निकट दृष्टि को अवतल लेंस के उपयोग द्वारा संशोधित किया जा सकता है, जबकि दूर दृष्टि को उत्तल लेंस से बने चश्मे का उपयोग किया जा सकता है। तो यहाँ पे आपको बोला है कि निकट दृष्टि दोस्त, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अवतल लेंस, जो कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी का प्रश्न देखिए यहाँ पे कि वैद्युत प्रतिरोधकता निर्भर करता है। तो देखिए वैद्युत प्रतिरोधकता जो आपका निर्भर करता है चालक की लंबाई पर, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर और आपके चालक के पदार्थ के प्रकृति पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी जो ही पर डिपेंड करता है वैद्युत प्रतिरोधकता। और आपको बता दें कि प्रतिरोधकता मात्र चालक के पदार्थ के भौतिक गुण पर निर्भर करता है, ना कि उस चालक की आकृति पर। तो यहाँ पे क्या है, चालक की लंबाई पर, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर और चालक के पदार्थ की प्रकृति पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी सभी। अब आइए अगला प्रश्न देखिए, 4 नंबर प्रश्न देखिए यहाँ पे कि विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक होता है। तो देखिए विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है कि वाट होता है। और आपको बता दें कि किसी विद्युत शक्ति में यानी कि किसी भी विद्युत परिपथ में जिस दर से विद्युत ऊर्जा हस्तांतरित होता है तो वह विद्युत शक्ति कहलाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए वाट। अब आइए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट। आइए देखिए 5 नंबर प्रश्न को 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान होता है। तो देखिए 1 किलोवाट घंटा अथवा 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा की वह मात्रा है जो किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में 1 घंटा में खर्च होता है, जबकि परिपथ में 1 किलोवाट की शक्ति हो। तो देखिए यहाँ पे क्या कि 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान कितना होता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि 1 किलोवाट को 1 घंटा से गुणा करेंगे। तो 1 किलोवाट यानी कि 1000 वाट के बराबर होता है। जब 1000 वाट को 1 घंटा अर्थात इसको घंटा को सेकंड में जब चेंज कीजिएगा तो 3600 से गुणा कीजिएगा तो इसका आ जाएगा 3.6 गुना 10 के पावर 6 वाट सेकेंड या फिर जूल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 3.6 गुना 10 के पावर 6 जूल, जो कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए कि किस दर्पण का फोकस दूरी ऋणात्मक लिया जाता है। तो ये प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर में बार बार पूछे गए हैं और इस बार भी पूछे जा सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है कि कौन सा दर्पण है जिसका फोकस दूरी ऋणात्मक लिया जा सकता है। तो उत्तल दर्पण का जो फोकस दूरी होता है वह आपका ऋणात्मक लिया जा सकता है और लिया जाता है। क्यों लिया जाता है? क्योंकि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब दर्पण के पीछे होता है और यह आभासी और सीधा होता है, जबकि अवतल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक लिया जाता है। तो यहाँ पे आपका पूछ रहा है कि किस दर्पण का फोकस दूरी ऋणात्मक लिया जाता है, तो उत्तल दर्पण हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि किस दर्पण का फोकस दूरी धनात्मक लिया जाए तो उसमें अवतल हो जाएगा। तो यहाँ पे ऋणात्मक पूछा गया तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण। अब आइए अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे कि लेंस की फोकस दूरी एफ और वक्रता त्रिज्या आर में संबंध क्या होती है। तो देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है भी है। फोकस दूरी जो होता है ना वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, यानी कि एफ बराबर जो होता है आपका r/2 होता है, जो कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा एफ बराबर r/2। अब आइए अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे कि निम्न में से किस माध्यम का अपवर्तनांक अधिक है। तो इस तरह भी प्रश्न आपके एग्जाम से पूछा जाए कि निम्न में से किस माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। तो ऐसे में आपका हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में इसका राइट आंसर हो जाएगा हीरा। अब आइए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है। देखिए कि सामान्य दृष्टि के लिए स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी होता है, अर्थात सामान्य नेत्र जो होता है 25 सेंटीमीटर से
निकट रखी वस्तुओं को सुस्पष्ट नहीं देख पाते हैं, ठीक है, क्योंकि अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी एक निश्चित सीमा से कम नहीं हो सकता है। अगर आप दूरी को कम करने की कोशिश करते हैं तो आपका आंख पर क्या हो सकता है, तनाव बढ़ता है ना। नोट 20 का राइट आंसर हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। अब आइए अगला प्रश्न देखिए, ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। देखिए कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा कथन जो है सत्य नहीं। देखिए ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है विद्युत जनित्र विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर कार्य करता है, ठीक है, जो कि ये बात सत्य है। और यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर बी में कि विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, जो कि ये भी आपका सत्य है। और ऑप्शन बी में देखिए कि चुंबकीय बल रेखाएं परस्पर नहीं काटती है, ये भी बात सही है। और डी में देखिए कि हरे विद्युत रोधन वाला तार प्राय विद्युतमय तार होता है, जो का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे कि फ्लोबिंग के बामहस्त नियम में बायां हाथ का मध्यम हाथ संकेत करती है, ठीक है, यानी कि चालक में प्रभावित विद्युत धारा की दिशा में संकेत करती है। फ्लोबिंग के बाम हस्त के बायां हाथ का मध्यम हाथ संकेत करती है चालक में प्रभावित विद्युत धारा की दिशा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, चालक में प्रभावित विद्युत धारा की दिशा। अब आइए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न ही बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए कि चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है, यानी कि चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है। देखिए किसी भी चुंबक के बाहर अगर बात कहा जाए तो बाहर में चुंबकीय रेखाओं की दिशा जो होता है वो आपका उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की होता है, यानी कि एनएस होता है, एनएस नॉर्थ से साउथ की ओर, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर। अगर इसका बात कहा जाए कि चुंबक के भीतर, अगर चुंबक के भीतर कहा जाए तो दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होते हैं, यानी कि एस से एन की ओर रहेगा। जब चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है क्या, यानी कि दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर, जो कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए अगला प्रश्न देखिए। देखिए 93 प्रश्न को कि नाभिकीय ऊर्जा का स्रोत निम्न में से कौन सा है। देखिए नाभिकीय ऊर्जा भारी नाभिकीय परमाणु यूरेनियम प्लेटिनियम और थोरियम के नाभिक पर निम्न ऊर्जा न्यूट्रॉन से बमबारी जब दोनों का करते हैं तभी हल्के नाभिक में तोड़े जा सकते हैं। तो यहाँ पे क्या क्या है, यूरेनियम है, उसके बाद प्लेटिनियम है और थोरियम के नाभिक के निम्न ऊर्जा न्यूट्रॉन से बमबारी करके ही हम क्या करते हैं कि हल्के नाभिक में तोड़ा जा सकता है। तो यहाँ पे क्या है कि यूरेनियम, जो कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा यूरेनियम, ठीक है। अब आइए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए कि कली चूना का रासायनिक अनुसूत्र क्या होता है। तो कली चूना का रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्साइड तथा रासायनिक सूत्र आपका जो होता है CaO होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा CaO। अब आइए अगला प्रश्न देखिए कि जल के विद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सा गैस मुक्त होता है। हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हाइड्रोजन गैस। अब आइए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे कि समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु का आकार में क्या परिवर्तन होता है। देखिए जब वर्ग में जब यानी कि समूह जो होता है, वर्ग जो होता है, उसमें जब ऊपर से नीचे आने पर क्या होता है, आकार बढ़ता है, यानी कि परमाणु का जो साइज होता है उसका आकार बढ़ता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप आवर्त सारणी के अनुदिश बाएं से दाएं ओर जाएंगे तो आकार क्या होगा, घटेगा। तो यहाँ पे क्या पूछा गया था कि समूह में जब ऊपर से नीचे जाएंगे तो क्या होगा, आकार इसका परमाणु साइज का आकार बढ़ेगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, परमाणु साइज का आकार बढ़ता है। अब आइए अगला प्रश्न देखिए। आइए देखिए 17 नंबर प्रश्न को कौन सा एंजाइम इम्लसिकृत वसा का पाचन करता है। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए वसा को पचाने के लिए पाचन एंजाइम यानी कि लाइपेज की आवश्यकता होती है। जो वसा होता है उसको पचाने के लिए एक पाचन एंजाइम होता है जिसका नाम है लाइपेज की आवश्यकता होती है, जो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा लाइपेज। अब आइए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे कि सामान्य प्रकुंचन रक्तदाब होता है। देखिए ऑप्शन में आपका दिया हुआ 80 mm और बी में है 100 cm और सी में है 120 mm और डी में आपका दिया हुआ है 130 mm। तो देखिए रक्तचाप में सामान्य प्रकुंचन दाब जो होता है एक वयस्क में लगभग 120 मिलीमीटर का होता है, यानी कि 120 मिलीमीटर पारा होता है। और इस दाब को हम इस प्रकार लिख सकते हैं 120/80 mm, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 120 mm। अब आइए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे कि पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा बना भोजन पादप के अन्य भागों में किसके द्वारा भेजा जाता है। देखिए ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है जाइलम द्वारा और बी में देखिए फ्लोएम द्वारा
और सी में देखिए रंध्र द्वारा, और डी में है इनमें से सभी। जो पत्ती होता है प्रकाश संश्लेषण द्वारा जो भोजन पादप के अन्य भागों में पहुंचता है वो आपका फ्लोएम के द्वारा पहुंचता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, फ्लोएम द्वारा। अब आइए अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे देखिए 20वें प्रश्न को कि उस पौधे का नाम बताइए जो कलम द्वारा कायिक प्रवर्धन को प्रदर्शित करता है। यानी कि कहने का अर्थ है, यानी कि उस पौधे का नाम बताना है जो जिसमें कलम नहीं काटा जाता, उसको सीधे उगा देते, उसमें कठिनाई होता है कलम उगाने में। ठीक है, देखिए ऑप्शन में आपका गेहूं है, गुलाब है, धान है और इनमें से सभी। देखिए आपको बता दें कि गुलाब जो होता है, गुलाब हो गया, गुड़हल हो गया, गन्ना, नींबू हो गया, अनार, ये सब क्या पौधे ऐसे विधि द्वारा उगाए जाते हैं जिन पौधे की कलम की जड़ें कठिनाई से निकलती है। यानी कि बहुत ही कठिनाई होता है ये सब पौधे का जड़ का निकलना। ठीक है, क्या क्या हो गया, गुलाब हो गया, उसके बाद गन्ना हो गया, नींबू हो गया, अनार हो गया, ये सब पौधे का जड़ें निकालने में बहुत ही कठिनाई होती है, यानी कि कलम काटने में बहुत ही कठिनाई होती है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जो कि राइट आंसर है गुलाब। अब आइए अगला प्रश्न देखिए, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। देखिए बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होता है आपका NaHCO3, NaHCO3। अगर इसका रासायनिक नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, इसे हम लोग कहते हैं NaCO3, यानी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, NaHCO3। अब आइए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए कि कौन सा पदार्थ नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। तो अम्ल जो होता है नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है तथा क्षार लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। तो यहाँ पे पदार्थ बोला है जो नीले लिटमस पत्र को लाल करता है, तो कौन करता है, अम्ल करता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा अम्ल। अब आइए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे कि मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का पीएच मान होता है। देखिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो होता है इसका रासायनिक सूत्र, इसको हम लोग कहते हैं MgOH2। क्या कहते हैं, MgOH2। और इसका पीएच वैल्यू जो होता है, पीएच मान जो होता है 10.5 से लेकर 11 तक होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन में दिया हुआ है 10.5, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 10.5। अब आइए अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे कि निम्न में से कौन सा अधातु चमकीला है। तो कौन कौन सा अधातु जो होता है चमकीला होता है। तो सबसे चमकीला अधातु जो होता है आपका ब्रोमीन होता है, जो कि सबसे अधिक चमकीला अधातु है। तो ऐसे में आयोडीन भी होता है, तो यहाँ पे हम ब्रोमीन लेंगे, जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रोमीन। अब आइए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे कि निम्न में से कौन सा धातु अत्यधिक अभिक्रियाशील है। तो देखिए सबसे अधिक क्रियाशील धातु जो होता है आपका पोटेशियम होता है। ठीक है, उसके बाद आपका सोडियम होता है, लिथियम होता है और कैल्शियम होता है। ये सब धातु क्या होता है, सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु होता है। यहाँ पे देखिए कि ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है एल्युमिनियम, और बी में है सोडियम, और सी में आपका कैल्शियम, और डी में है मैग्नीशियम। तो यहाँ पे सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु का बात कहा जाए तो इसमें हो जाएगा आपका सोडियम। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा सोडियम। ठीक है, अब आइए अगला प्रश्न की ओर आइए। 20वें प्रश्न को कि ऑक्सीजन परमाणु के बृहत्तम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो देखिए आपको ऑक्सीजन का परमाणु संख्या कितना होता है, 8 होता है। ठीक है, ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8 होता है, और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है आपका 2,6 होता है। तो 6 जो होता है ना, परमाणु की सबसे बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होगा, 6 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा 6। अब आइए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे कि ब्यूटेनोन एक कार्बनिक यौगिक है जिसका प्रकार्यात्मक समूह क्या होता है। ठीक है, तो कीटोन होता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा कीटोन। अब आइए अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे देखिए कि नाइट्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध बनते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन के 2 परमाणु के बीच कितने आबंध बनते हैं, तो त्रिआबंध बनते हैं। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा त्रिआबंधन। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट था, इसको अच्छी तरह से याद रखिए, त्रिआबंध बनती है। अब आइए अगला प्रश्न देखिए, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे कि एल्किन का सामान्य सूत्र होता है। देखिए एल्किन का जो सामान्य सूत्र होता है आपका CnH2n होता है। ठीक है, और अल्काइन में इसमें पूछा जाए तो CnH2n+2 हो जाएगा। तो यहाँ पे एल्किन पूछा गया है, जो कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा CnH2n। अब आइए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि NCERT का प्रश्न। देखिए यहाँ पे कि आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या है। तो देखिए आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त जो होता है 7 आवर्त होते हैं।
और इसमें आधुनिक आवर्त सारणी में अगर इसमें पूछ लिया कि इसमें कितना वर्ग होगा तो 18 वर्ग होगा। तो यहाँ पे आवर्त पूछा गया है तो 7 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 7। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें ताकि सभी स्टूडेंट्स अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सके अपने एग्जाम्स में अभी से तैयारी करके। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, और इसके लिए इतना ही। फिर जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो पे।